जी बेटा, हम पढ़े थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। इसमें भी जो हमारा पहला लर्निंग आउटकम था, हम क्या कर रहे हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हमने सीखनी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सीख रहे हैं। डेबिट हेड्स, हाँ जी हाँ, आप बताइए हमारे पास कौन कौन से डेबिट हेड्स। नंबर 1 ड्राइंग्स, वेरी गुड। सेल्स, रिटर्न, वेरी गुड। परचेजेस, वेरी गुड। एक्सपेंसेस, एंड नंबर 5 इज एसेट, वेरी गुड। जी नुमान, क्रेडिट हेड्स बताइएगा। वेरी गुड। कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, अदर इनकम्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है जी। पहले 6 हेड्स ऐसे हैं जिनका कोई सब हेड नहीं है, बाकी 4 हेड्स ऐसे हैं जिनके सब हेड्स हैं। फिर हमने रूल्स पढ़े। डेबिट हेड्स की बात करूं, डेबिट हेड्स अगर इनमें इजाफा हो तो क्या करते हैं, डेबिट, DR लिख रहा हूं। अगर इनमें कमी हो तो क्रेडिट, वेरी गुड। देन हमने पढ़ा क्रेडिट हेड्स, अगर इनमें इजाफा हो तो क्रेडिट, अगर इनमें कमी हो तो डेबिट। सॉरी बेटा, दरवाजा बंद कीजिएगा। इसके बाद हमने अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन सीखी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिस दिन हमने अकाउंटिंग शुरू की थी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और ऑर्गेनाइजेशन के हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, ठीक है जी। उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऑनर से रिलेटेड हमने 2 तरह की ट्रांजैक्शंस पढ़ी, या तो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं या ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फिर हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस देखी, वो क्या करते हैं, परचेजेस करते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। ये हम इसकी क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं। फिर हमने सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस देखी, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। आज हम करने लगे हैं एसेट्स की ट्रांजैक्शंस, एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, और उनकी हमने करना क्या है, फिर उसी तरह से क्लासिफिकेशन करनी है जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है जी। मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे बुक में से ट्रांजैक्शंस लेके आता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 इन माय बुक। बस इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। इस तरह से नहीं होगा ये। हमारा ट्रांजैक्शंस लिखने का थोड़ा टाइम बच जाएगा। नहीं जी, हमने ट्रांजैक्शंस लिखी। इसके बाद हमने इसके साथ कॉलम्स बनाने थे। नंबर 1 हेड्स, टू बी रिकॉर्डेड, हमने हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद मूवमेंट
मूवमेंट इन बैलेंस, पूरी बात बतानी है बैलेंस। उसके बाद हमने डेबिट और क्रेडिट देखना है और उसके बाद हम अमाउंट लिखते हैं, राइट। यही काम करते आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं है जी। यही अकाउंटिंग, यही डेबिट क्रेडिट आपने सारी ज़िंदगी करते रहना, यही हमारा प्रोफेशन है और बोर नहीं होना आपने, ठीक है। बोर हो गए तो अभी नुमान कह रहे थे कि सर जो असाइनमेंट दिया आपने ये मज़े किया, देखिए आपने हाजिर असाइनमेंट जो MCQ आसानी से कन्वीनियंटली हो जाता है। इसी तरह के असाइनमेंट से आपके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। जी नुमान दो हेड्स बताइए। नंबर 1 इज कैश, नंबर 1 इज बिल्डिंग। बिल्डिंग इज कैपिटल, ओ माय गॉड। बिल्डिंग विच इज माय एसेट, वेरी गुड। उसके बाद अदर इज कैश, कैश इज अगेन एन एसेट। अब सोच के बताइए बिल्डिंग के बैलेंस में इस ट्रांजैक्शन की वजह से इजाफा हुआ या कमी? बिल्डिंग के बैलेंस में इंक्रीज आया और कैश के बैलेंस में कमी आई। कैश कम हो गया, बिल्डिंग का बैलेंस आपकी बुक्स में इजाफा हो गया। एसेट्स में इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स में डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वेरी गुड। अब तो मुझे लगता है कि मेरे भी उस्ताद बन गए। ये हम कर क्या रहे हैं? इसको कहते हैं जर्नल एंट्रीज। जी, जर्नल एंट्रीज। सिर्फ हम फॉर्मेट में नहीं कर रहे, बाकी यही जर्नल एंट्रीज है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू अकाउंटिंग लैंग्वेज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं और अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी हाजरा आप बताइए। कार परचेज टू चेक ऑफ ₹20,000। दो हेड्स बताइए। यस, बैंक। यस, वेरी गुड। कार, कार चूंकि एसेट है, एसेट ने सब हेड के नाम पे रिकॉर्ड होना होता है। कार विच इज एन एसेट। उसके बाद है बैंक, अगेन बैंक इज एन एसेट। अब आप बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से कार का जो बैलेंस है हमारी बुक्स में, उस बैलेंस में इजाफा हुआ कमी? इंक्रीज। शाबाश। कार पहले थी नहीं, 0 थी, अब 20,000 हो गए। 0 से 20,000 इज इंक्रीज इन बैलेंस। बैंक का बैलेंस, बैंक में जितनी भी अमाउंट पड़ी थी उसमें से 20,000 अब आपने खर्च कर दिए, तो बैंक का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से कम हो गया, जिसको डिक्रीज। और अब बताइए एसेट्स के बैलेंस में अगर इजाफा हो तो अकाउंटिंग क्या कहती है? इसको क्या करना? वेरी गुड। एसेट्स के बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट। फिर अगेन बैंक इज एन एसेट, एसेट के बैलेंस में कमी हो तो क्रेडिट। ये है जी सादी सी अकाउंटिंग, कोई मुश्किल बात। तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में से क्या करना है? हेड्स और सब हेड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके बैलेंस की मूवमेंट को एनालाइज करना है और आगे डेबिट क्रेडिट लिख देना। इतनी सी बात है अकाउंटिंग। ये समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹100,000 ऑन क्रेडिट। अगर आपने फर्नीचर को उधार पे ख़रीदा है तो जिनसे उधार पे ख़रीदा उनको क्या कहते हैं? फर्नीचर जिनसे उधार पे ख़रीदा है, बेचा नहीं है। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार पे ख़रीदते हैं। जिनसे एसेट उधार पे खरीदते वो कौन है? अकाउंट्स पेएबल। यस, जिनसे उधार पे खरीदे हैं वो कौन है? एसेट जिनसे उधार पे खरीदे, दे आर अकाउंट्स पेएबल। है क्या अकाउंट्स पेएबल? ये तो सब हेड है। हेड कौन सा होगा? यस, हेड इज लायबिलिटी। और दूसरा हेड क्या? यस, फर्नीचर। क्लियर? फर्नीचर इज एन एसेट। बात क्लियर होगी जी? जिनसे एसेट उधार पे खरीदेंगे वो आपके अकाउंट्स पेएबल। हर दफा क्रेडिटर्स नहीं होते। क्रेडिटर्स कौन है? जिनको हम गुड्स उधार पे देते हैं, ठीक है।
जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं। गुड्स अगर एसेट उधार पे खरीदे हैं तो अकाउंट्स पेएबल। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंट्स जिनको गुड्स उधार पे दे रहे हैं, गुड्स का लफ्ज लाजमी है, गुड्स उधार पे दे रहे हैं, दे आर डेटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं, गुड्स अगर एसेट उधार पे खरीदे हो तो अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल सॉरी। अच्छा जी, अब मुझे बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंट्स पेएबल के बैलेंस में इजाफा हुआ है कमी? लाइबिलिटी में इजाफा हो गया ना, लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ गया, इजाफा हुआ तो मैं इंक्रीज कहूँगा। फर्नीचर के बैलेंस में इजाफा हुआ, अगेन इंक्रीज। अब लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो तो हाजरा क्या करते हैं? पूछ लेंगे, बता रहे हैं। लाइबिलिटीज क्रेडिट हेड से हैं, क्रेडिट हेड्स में इजाफा हो तो क्या करते हैं? एंड कैसा फिर? लाइबिलिटी बिलोंग टू क्रेडिट हेड्स, क्रेडिट हेड्स में इजाफा होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर कौन से हेड से बिलोंग करता है? डेबिट हेड से, इसमें इजाफा हो तो डेबिट। आई समझ? अब कितनी अमाउंट क्या है जी? 1000। तो असल में क्या है सीखने वाली बात? वही जो छोटे से आपको 4 रूल्स बताए नन्हे मुन्ने से, असल में वही है। अपने दिमाग की प्रोसेसिंग करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा कि ये दरमियान वाला जो कॉलम है ना, इंक्रीज डिक्रीज, ये हम ख़त्म कर देंगे, दिमाग में सोचेंगे बस। तो हमारी बेसिकली ट्रेनिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएंगी। अभी हमारी प्रोसेसिंग स्लो है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ तेज़ हो जाएगी। कंप्यूटर रिटर्न अब आपने वापस कर दिया, जैसे आपने परचेजेस की थी ना, परचेज वापस कर दी तो परचेज रिटर्न, ख़रीदा तो परचेजेस, रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न। लेकिन एसेट्स में ख़रीदेंगे तो भी एसेट, वापस करेंगे तो भी एसेट, एसेट नहीं होगा। एसेट परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं होगा, एसेट अकाउंट एक ही है। जबकि जब गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स के लिए परचेज अलग, परचेज रिटर्न अलग, गुड्स को बेचा तो सेल्स अलग, सेल्स रिटर्न अलग। लेकिन जब एसेट्स को खरीदेंगे तो सिर्फ एसेट, जब वापस करेंगे तब भी एसेट। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट बढ़ गया बैलेंस, फर्नीचर वापस किया तो फर्नीचर अकाउंट कम हो, फर्नीचर रिटर्न अकाउंट कोई नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखिएगा, कंप्यूटर रिटर्न विच वाज परचेज फॉर कैश, कैश पे खरीदा था। 2 हेड्स बताइए। यस, वन इज कंप्यूटर, कैश पे खरीदा हुआ था, अकाउंट पेबल कहाँ से आ गया? अकाउंट्स पेबल तब कम होगा अगर हमने उधार पे खरीदा होता। ये क्या लिखा, विच वाज परचेज फॉर कैश, अगर हमने कंप्यूटर वापस किया तो हमें क्या मिलेगा? कैश पे खरीदा तो कैश ही वापस मिलेगा। गॉट इट? अगर उधार पे खरीदा तो फिर उसका अकाउंट पेबल का बैलेंस कम होता ना। तो 2 हेड्स कौन से हैं जी? कंप्यूटर एंड कैश। नंबर 1 कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है हमारे पास, इसका हेड कौन सा होगा? हेड इज एन एसेट, ओके। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 इज कैश, कैश का हेड क्या? एसेट, ठीक है जी। अब बताइए कंप्यूटर के बैलेंस में, मेरे रजिस्टर पे, मेरे रिकॉर्ड में कंप्यूटर के बैलेंसेस में कमी हुई है कि इजाफा हुआ है? कम हो गया ना। पहले फॉर एग्जांपल 50,000 के कंप्यूटर थे, 5,000 से कम हो गए तो 45,000 रह गए, तो बैलेंस में कमी होगी, डिक्रीज। लेकिन कैश के बैलेंस में क्या हुआ? कंप्यूटर वापस किया तो मुझे कैश मिलेगा, कैश के बैलेंस में इजाफा। एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? सोचना पहले फिर बोलना है, तो क्या नहीं लगाने। एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? यस, डेबिट। और एसेट के बैलेंस में कमी हो तो क्या होता है? क्रेडिट। यस। अमाउंट कितनी है जी? 5,000। तो ये हमने किया क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हम बना क्या रहे हैं, इसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला लेवल है हम वो सीख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। उसके बाद कहते हैं जी कार रिटर्न, वापस कर दी, विच वॉज परचेज्ड थ्रू चेक। 2 हेड्स बताइए क्या होंगे? कार एंड बैंक। जी नुमान,
कार एंड बाइक। ले जी मैंने लिखा कार और दूसरा लिख दिया बाइक। कार कौन से हेड से बिलोंग करती है? दोनों एसेट हैं, शाबाश। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से कार के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी? कम हो गया, शाबाश। और बैंक के बैलेंस में इजाफा हो गया। तो पहला क्या है? डिक्रीज। दूसरा क्या है? इंक्रीज। अब अगर कार के बैलेंस में कमी आई है, डिक्रीज हो गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो तो क्या करते हैं? वेरी गुड, क्रेडिट। और एसेट ज्यादा हो तो क्या करते हैं? डेबिट। वेरी गुड। अमाउंट इज 20,000। एनी प्रॉब्लम? क्वाइट लॉजिकल। कहीं पे आपको ऐसा लगे कि लॉजिक्स की समझ नहीं आ रही, क्रैम नहीं करना, लॉजिक से पढ़ना। नेक्स्ट, फर्नीचर रिटर्न विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट। दो हेड्स बताइए। वेरी गुड। फर्नीचर एंड अकाउंट्स पेएबल। अगर उधार पे खरीदा तो अकाउंट्स पेएबल है क्या? ये लायबिलिटी। और फर्नीचर है क्या जी? एसेट। जी आप क्या कहने लगे बेटा? ओके। अकाउंट्स पेएबल, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंट्स पेएबल के बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? कमी हो रही है। जब आपने उसका फर्नीचर उसको वापस कर दिया तो जो उसके पैसे देने थे उसकी लायबिलिटी में तो कमी आ जाएगी। जब आप खरीदेंगे उधार पे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपने उसके पैसे ज़्यादा देने हैं। जब वापस कर देंगे तो अब तो उसका बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? ओके जी, डिक्रीज। नेक्स्ट, फर्नीचर के बैलेंस में इजाफा या कमी? फर्नीचर का बैलेंस भी कम हो गया, वापस जो कर दिया। ओके। अब बताइए लायबिलिटी के बैलेंस में कमी आ रही हो तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। अकाउंट्स पेएबल इज लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस कम हो तो डेबिट। फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट का बैलेंस कम हो तो क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 2000। कोई सवाल? ये हमने फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। वही डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। सारी ट्रांजैक्शंस को इन्हीं 10 हेड्स में क्लासीफाई करना है, कोई 11वां हेड नहीं है। और आगे जाके तो शायद ये 6 रह जाएंगे, 6 या 7 रह जाएंगे। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। ये मैंने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाई हुई है। सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। इस लिस्ट में से कोई एक एग्जांपल आपको ऐसी लग रही हो कि सर नहीं, ये मुझे लगता है कि एक्सपेंस नहीं है। ऐसे अखराजात तो कारोबार को चलाने के लिए किए जाते हैं। ये जो ऊपर आपने लिस्ट बनाई है ये सारे एसेट्स थे। बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे एसेट्स हैं जो कई अरसों तक, कई पीरियड्स तक, एक से ज़्यादा पीरियड्स तक कारोबार को सर्विस देते हैं। लेकिन ये जो नीचे खर्चे लिखे हुए हैं, अखराजात लिखे हुए हैं, सैलरी उसी महीने में, एक्सपायर, रेंट एक्सपायर, इंटरेस्ट, कर्जा इस्तेमाल किया, बेनिफिट ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, बेनिफिट ख़त्म, रिपेयर्स कर लिए, बेनिफिट ख़त्म। जी बेटा, एक बिल्डिंग नहीं बनाई है तो कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन कहते हैं तो बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगा ना, बिल्डिंग कॉस्ट में। अभी हमने उसके ऊपर एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पढ़ना है। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है IAS 16, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसमें जब नई बिल्डिंग बनाएंगे ना उसकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग फिर हम कहेंगे एसेट, डेबिट, कैश या अकाउंट पेबल, क्रेडिट। बिल्डिंग को कंप्लीट करने की कॉस्ट ऐड करने के बाद एंट्री करेंगे, सिखाएंगे भी आपको इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ओके जी, अब आते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखते हैं। एक्सपेंसेस, अब हमारे पास हेड क्या है, एक्सपेंसेस। मुश्किल लग रही है काउंटिंग या आसान है? आसान मुश्किल की पुत्र कोई डेफिनेशन नहीं है। मुश्किल वो चीज़ लगती है जो आपको नहीं समझ आती, जो समझ आ गया वो आसान है। आसान मुश्किल की दुनिया में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा जी, ये भी कॉपी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। कंट्रोल सी। आप भी इसी तरह कॉपी कर लें। ओके जी, नंबर 1, सैलरी एक्सपेंस पेड इन कैश। दो हेड्स बताने हैं हम, एक्सपेंसेस का हेड पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है जी। हमने एसेट्स पढ़ लिया, अब एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं। दो हेड्स बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। सैलरी एक्सपेंस पेड इन कैश, वेरी गुड। कैश एंड सैलरी एक्सपेंस, दो हेड्स आ गए। नंबर 1, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इट इज एन एक्सपेंस, राइट। उसके बाद क्या है, कैश विच इज एन एसेट। तो देख लें, हमने जो पहले 6 हेड्स देखे, कैपिटल ड्राइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसमें सब हेड्स नहीं थे, तो हम हेड्स के नाम से रिकॉर्ड करते थे। लेकिन उसके बाद 4 हेड्स आते हैं जिसमें से हम दूसरा पढ़ रहे हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस। इसके बाद अभी हमने लाइबिलिटीज पढ़नी और अदर इनकम पढ़ना है। इन 4 हेड्स को सब हेड्स के नाम से रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब आगे जाके आप देखेंगे कि सारी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग ने हमें कहा है इस तरह से रिकॉर्ड करें। इसके बिहाइंड में वो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके लिए इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई हो रही है, फिर आगे जाके समरीज बनेगी, फिर रिपोर्ट होगी। तो बैक एंड पे है वही यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेन पे जिसके लिए सारा काम किया जा रहा है। तो ये जो हेड्स है जिसके सब हेड्स हैं, अकाउंटिंग कहती है कि एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं लिखना, सैलरी लिखना है, इसके पीछे पूरी एक नॉलेज है। आपने कैश लिखना है, एसेट नहीं लिखना है, इसके पीछे पूरा एक नॉलेज है, या उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो देखेंगे अच्छा कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमने जो 4 हेड्स हैं इनके सब हेड्स के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बताइए, अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पे की गई है, सैलरी के एक्सपेंस के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी हुई? इससे पहले तुमने सैलरी नहीं पे की, हमने तो लिखा होता 0 एक्सपेंस। जैसे पे करे तो अब क्या कहेंगे, सैलरी एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ गया है, इजाफा हो गया सैलरी एक्सपेंस के बैलेंस में। ये पॉइंट समझ आया आपको? तो बैलेंस में इजाफा हुआ तो मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज। लेकिन जब आपने सैलरी की पेमेंट कर दी है तो कैश के बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी? यस, डिक्रीज। अब सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर डेबिट फैमिली के जो हेड्स हैं उनके बैलेंसेस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? यस, डेबिट। एसेट्स में कमी हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये है जी अकाउंटिंग, जस्ट लाइक अ गेम। लॉजिक समझे और अप्लाई करते रहे। कितनी अमाउंट है जी? 12,000। अब आपको होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा, ये 10 सेट्स कंप्लीट हो तो हमें लगेगा कि अब आप इस काबिल हो गए कि हम घर जाके प्रैक्टिस कर सकते। उसका तो तुम लंबा लंबा होमवर्क, सारा दिन अकाउंटिंग करता रहना आप लोगों। मैं आईकॉम में पढ़ाता था, आईकॉम बीकॉम में, बैक इन 2009-10 की बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। उन बच्चों के ना 7 सब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन वो क्या पढ़ना पसंद करते थे? सिर्फ अकाउंटिंग। सारी रात बैठ के काउंटिंग करते रहते थे, क्योंकि जब समझ आता है ना तो आपको इसको सॉल्व करने का मज़ा आता है, आप सॉल्व करते रहते हो। जस्ट लाइक जैसे अभी आपने बोला गेम की तरह सॉल्व होती रहती है। तो बच्चे बाकी सब्जेक्ट छोड़ते थे, सिर्फ यही पढ़ते हैं।
आपने ऐसा नहीं करना, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट का मज़ा या इंजॉय सिर्फ वही बच्चा करता है जो इसकी लॉजिक्स को समझे। तो कल लगाने की बजाय, रट्टा लगाने की बजाय लॉजिक को समझ के हर ट्रांजैक्शन पे लॉजिक अप्लाई करे, उसको मज़ा आएगा। आप कुछ कहने लगे थे? वैसे क्रिकेट कौन से मंथ के लिए कर रहे हैं? मई के लिए, मई के लिए इंशाल्लाह। में हो जाते हैं, उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है, थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है पहले भी ख़त्म। लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा आप पे। मैं भी बना रहा हूँ आपकी फाउंडेशंस, मैंने अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो रखी है। जब आपकी बुनियादें मजबूत बन जाएंगी ना, तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप जितना तवज्जो से, जितना कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में खुद ट्रांजैक्शंस लिखी ताकि मेरे लिखते लिखते आपके जहन में आ जाए इसका जवाब। आज जब मैं ट्रांजैक्शंस लिख नहीं रहा, मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई है। स्पीड क्या बढ़ाई है? ट्रांजैक्शंस लिखी हुई कॉपी पेस्ट कर दी है। अब आपको सोचने का थोड़ा कम टाइम मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम इससे भी ज़्यादा तेज चलेंगे, सीधा ट्रांजैक्शंस पे ही अंडरलाइन करेंगे, और तो जितना जल्दी आप पिक करेंगे मेरी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। आप जितना आराम से पिक करेंगे मैं उतना स्लो डाउन होऊंगा। तो आपने कब पेपर देना है ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू चेक। एक तो आ गया बैंक, वेरी गुड, और दूसरा यस इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है अभी आप साथ में एक्सपेंस लिखें। ब्रैकेट में मैंने एक्सपेंस लिख दी, और दूसरा हेड आपने बताया बैंक। ठीक है जी, बैंक इज एन एसेट। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से, बीइंग एन अकाउंटेंट, मैं अपने पास जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन को, मैं क्या कहूँगा? इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ इस ट्रांजैक्शन से? अकाउंटेंट बन के सोचना है। तो मेरे पास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओनर के पैसे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास मैं लिखूंगा कि हाँ एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ गया है, इंक्रीज, और यस खर्चा ज़्यादा हो गया इन उर्दू ट्रांसलेशन। बैंक के बैलेंस में क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से? क्योंकि मैंने पेमेंट की है तो मेरा बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज। अब एक्सपेंस डेबिट फैमिली से बिलोंग करता है, तो डेबिट फैमिली में जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? यस डेबिट। और एसेट भी डेबिट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें कमी आएगी तो क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी? 5000। बड़े ही तहम्मुल से सोचें, सोच के सही जवाब दें, चाहे थोड़ा टाइम लें, लेकिन सोच के सही जवाब दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप जल्दी जल्दी में सोचे बगैर गलत जवाब देंगे ना, तो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आएगी, अपने अंदर खुद एतमादी नहीं आएगी। ओवर द टाइम आपको लगेगा पता नहीं मैं सही जवाब दे रहा हूँ या नहीं। तो जल्दी जल्दी में तुक्का लगाने की बजाय आराम से ट्रांजैक्शन को सोचें, समझने के बाद जवाब दें। जब आप सही जवाब दे रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, रेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश। जी, नंबर 1 रेंट एक्सपेंसेस, दूसरा कैश, वेरी गुड। रेंट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, अनदर इज कैश व्हिच इज एन एसेट, गुड। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से बीइंग एन अकाउंटेंट मेरे पास रेंट के एक्सपेंस के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी? यस, मैं अपने पास लिखूंगा कि रेंट का एक्सपेंस इतना हो गया, इंक्रीज। और कैश के बैलेंस में क्या हुआ? कमी आ गई। मैंने रेंट एक्सपेंस करने के लिए अपने कैश को सैक्रिफाइस किया, पे ऑफ किया। अच्छा जी, एक्सपेंस है डेबिट फैमिली, डेबिट फैमिली में इजाफा होता है, यस डेबिट, शाबाश। कैश एसेट, एसेट डेबिट फैमिली, डेबिट फैमिली में कमी हो तो क्रेडिट, वेरी गुड। अमाउंट वाज 25,000। आज हमने 8 हेड्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए। जी, अगर गलती से ज़्यादा लिखा गया तो कमी भी हो सकती है, कमी होगी तो क्रेडिट। रूल वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वहाँ पे जाके देखेंगे एक्सपेंस के बैलेंस में कमी भी आएगी। नेक्स्ट हेड जी, नेक्स्ट हेड लायबिलिटीज।
फोटो कॉपी पे रखवाऊंगा, कॉपी कराइएगा, इसे सेंड कर दो। सर जी हम तो सब लैपटॉप पर पढ़ते हैं जी कॉपी में चाहिए। बेटा इसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाएंगे ना। सर वो बुक पेज पे बन जाते हैं, पीडीएफ पे हम वहीं पे टाइप कर लेते हैं। बड़ी गल है, ठीक है जी, पीडीएफ में शेयर कर लूँगा अगर आपको मुनासिब। वैसे अकाउंटिंग की किताब होनी चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन यही होगी। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग के लिए, वो फिर आपके जहनों में ना बैठ जाता है कि इस जगह पे ये लिखा हुआ था, इस जगह पे ये लिखा हुआ था। जी जी बेटा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैंने तो बस एक गलती की है सजेशन दे के। अच्छा जी, अगेन लायबिलिटी क्या होती है जी? लायबिलिटी क्या होती है? हाँ जी, ऑब्लिगेशन टू पे। आपने किसी से कोई फ़ायदा ले लिया, कुछ पैसे लिए, लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं अदा की, ये होती है हमारे पास लायबिलिटी। 9th हेड ऑफ अकाउंट है जी हमारा, ये 9वां हेड ऑफ अकाउंट पढ़ने लगे। कंट्रोल फी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ड्रॉ रेजर दूसरा लेना मुझे, स्टॉक वाला नहीं, ये ठीक है। इससे पहले भी उसकी टांगे बहुत लंबी होगी, इसको रिमूव कर। क्या आप भी जब काम कर रहे हो ना, नीट एंड क्लीन काम करें, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। अगर जल्दी जल्दी में गन मारेंगे ना, हाफ हार्टेडली काम करेंगे, तो आपको काम करने का ना मज़ा नहीं आएगा। फुल हार्टेडली काम करने की कोशिश किया करें। ले जी, लाइबिलिटीज क्या है? बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ सब हेड्स, यानी लाइबिलिटीज को हमने सब हेड्स के नाम पे रिकॉर्ड करना होता है। क्रेडिटर्स हमें पता है कौन है, कौन है जी क्रेडिटर्स? जी नुमान साहब, कौन है क्रेडिटर्स? यस, गुड्स लेते नहीं है, परचेज करते हैं, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। लोन वाले कौन लोग हैं? हाँ जी, मनी बोरोड, जिनसे हमने पैसा लिया कर्जे के तौर पे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट समझिए, ये समझ लीजिए क्या होता है। आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, इसी पैसा अकाउंट, जैज कैश अकाउंट, ओके जी। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक आपका कस्टोडियन होता है, उसने आपकी अमानत रखनी होती है, आप उसके पास अकाउंट ओपन करते हो, आप उसके पास अपना पैसा अमानत के तौर पर रखवा देते हैं, इसको कहते हैं डिपॉजिट करना। जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप चेक इशू करते हैं और अपना बैंक से पैसा निकलवा लेते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, या ऑनलाइन अपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हैं, बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बैंक क्या होता है? आपका कस्टोडियन होता है, या क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जिसके पास अमानत पड़ी हो? कस्टोडियन ही कहते हैं। उसके पास आपका पैसा अमानत के तौर पर पड़ा। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए रखवाया, तो मैं बैंक से कितने पैसे निकाल सकता हूँ? 1 लाख। लेकिन अगर मैं बैंक से 1 लाख रुपए रखवा के 1,30,000 रुपये निकलवा लूँ, तो 30,000 रुपये मैंने इजाफी निकाल लिए। बैंक ये भी सहूलत देता है अपने कस्टमर्स को कि आप अच्छे कस्टमर्स हैं, अगर कभी ऐसा हुआ आपको पता नहीं चला कि आपके बैंक का बैलेंस कम हो रहा है और आपने चेक ज़्यादा अमाउंट का इशू कर दिया, तो बैंक एक लिमिट देता है कि आप इस लिमिट तक ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन जितना पैसा ज़्यादा निकलवाएंगे उसको लायबिलिटी के तौर पे बैंक कर्जे के तौर पे लेता है। 1 लाख आपका बैंक में पड़ा था, आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली बैंक से, बैंक ने कहा जी ठीक है आप 1,20,000 तक निकाल सकते हैं, 20,000 की फैसिलिटी, उसके हर महीने सर्विस चार्जेस अलग लेगा, से 500 रुपये उसके सर्विस चार्जेस है, चाहे आप ज़्यादा निकलवाएं या ना निकलवाएं। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के मंथली चार्जेस हैं, बैंक के ये प्रोडक्ट है ओवरड्राफ्ट, तो बैंक यहाँ से पैसा कमाता है। अगर आपने पैसे निकलवा लिए, 20,000 रुपये इजाफी निकलवा लिए, 10,000 निकलवाए, उसमें से 8,000 निकलवाए, जितने पैसे आपने ज़्यादा निकलवाए हैं अपनी अवेलेबल कैश से, वो बैंक कहता है ये कर्जा, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो बैंक को भी डबल फ़ायदा हो गया, एक जो ओवरड्राफ्ट होगा वो कर्जा है, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट, तीसरा बैंक उसको उसके सर्विस चार्जेस अलग से चार्ज करता है।
तो जब भी लिखा हो ना बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने अब बैंक के पैसे पे करने। ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब है ड्रॉ करना, मतलब निकालना। ओवर ड्रॉ आपने ज्यादा कर लिया, तो थर्ड फॉर्म लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगेन दिस इज द लायबिलिटी। तो बैंक इसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये भी बैंक लोन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ठीक है जी। अब देखिए नीचे एग्जांपल्स क्या। लोन रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इन कैश, कर्जा लिया आपने फॉर मोर देन 1 ईयर इन कैश, कैश की शक्ल में आपने कर्जा लिया। तो लोन रिसीव्ड इन कैश, बैंक के पास गए या दोस्त के पास गए, आपने कर्जा लिया कैश की फॉर्म में। तो दो हेड्स कौन से होंगे जी? यस, नंबर 1 इज लोन एंड नंबर 2 इज कैश। शाबाश। तो लिखेंगे जी लोन, लोन क्या है, सब हेड। इसका हेड कौन सा होगा? हाजरा हेड, लोन का हेड लाइबिलिटी, कर्जा है। ये ऊपर देखिए भी लिखा है आपने लाइबिलिटीज, ये हेड है और ये नीचे क्या है, सब हेड। इसी तरह ऊपर देखिएगा ये हमारा हेड है और नीचे जो एग्जांपल्स क्या है, सब हेड्स की लिखी हुई हैं। बड़ी सोच के मैंने किताब में चीज़ें लिखी है, अगर वो समझ जाए तो। लोन और दूसरा हेड आपने बताया जी कैश, कैश इज एन एसेट। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से मैं अकाउंटेंट हूँ, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे कर्जे के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी? वो तो उन्होंने जवाब दिया, आप बताएं। यस, कर्जे के बैलेंस में इजाफा हो गया, मेरा कर्जा बढ़ गया इन अ सेंस, तो इंक्रीज। कैश के बैलेंस में क्या हुआ? कमी। तुक्का नहीं लगाना, लड़की सोचना है। कर्जे के तौर पे आप अकाउंटेंट है, मैं बैंक हूँ, मेरे से कर्जा लेने गए हो, एक तरफ तो आपके कर्जे में इजाफा हो गया, दूसरा कैश भी तो लेके जा रही है ना, तो कैश की बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी? सोचना है फिर बोलना है, ताकि हम सही बोलें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बताइए जी लाइबिलिटी कौन से हेड से बिलोंग करती है? क्रेडिट हेड, उसमें इजाफा हो तो क्रेडिट, वेरी गुड। कैश एसेट, एसेट कौन से हेड से बिलोंग करता है? डेबिट हेड्स, डेबिट हेड्स में इजाफा हो तो डेबिट, शाबाश। कैश क्रेडिट हेड से नहीं, कैश इज एन एसेट, एन एसेट बिलोंग टू डेबिट हेड्स। देख लिया बाप, ऐसे करेंगी मेरे साथ, ऐसे करेंगी आप हैं, सारी रात रोते रहते, मरिया कोई भी नहीं। हाँ जी, लोन रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर इन चेक, यस, लोन एंड बैंक, शाबाश। लोन जी जी जी, वो मैंने खुद ही लिखा हुआ, ड्यू टू सर्टेन रीजन। कम अरसे के लिए भी कर्जा होता है उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, लंबे अरसे के लिए उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। अभी आगे जाएंगे तो सिखाएंगे, फिलहाल इसको होल्ड डाउन कर लें। लायबिलिटीज दो तरह की होती है, करंट और एक नॉन करंट। अभी हमने वो सिखाया नहीं है, इसलिए इसमें तमीज़ नहीं बता रहे कि क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल आप हेड आइडेंटिफाई कीजिए, वो आपने ठीक किए हैं। अब लोन के बैलेंस में हाजिरा इजाफा हो रहा है कि कमी? यस, इंक्रीज हो रहा है। एंड बैंक के बैलेंस में, आपके बैंक में पैसा आएगा ना, तो उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, एक तरफ बैंक के बैलेंस में, लोन के बैलेंस में इजाफा तो क्रेडिट, एक तरफ एसेट में इजाफा तो डेबिट। कितनी अमाउंट ली है कर्जे के तौर पे? 15,000। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लोन रीपेड, वापस अदा कर दिया जी इन कैश। हाँ जी, लोन रीपेड, लोन और कैश, लोन रिटर्न अकाउंट ना लिख दो, सिर्फ सेल से रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न, एसेट 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 परचेज एसेट एसेट रिटर्न एसेट, लोन ऑब्टेन्ड लोन, लोन रिटर्न लोन। सिर्फ परचेज के अगेंस्ट परचेज रिटर्न है, सिर्फ सेल्स के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न है, बाकी सारे हेड्स में इजाफा कमी हो तो उसी हेड का नाम लेना। तो अगेन दो हेड्स बताइए, लोन एंड कैश, शाबाश। अब हाजरा कर्जा रीपे कर दिया, तो बताइए लोन के बैलेंस में इजाफा की कमी?
मैंने रोना शुरू कर देना, कर्जा वापस अदा करी और अभी ये कहोगे कर्जे के बैलेंस में इजाफा हो गया, कर्जा तो लड़की कम हो गया ना, वापस किया है। इस तरह से सोचें सोचें सोचें, आज नहीं सोचेंगे तो कल भुगतेंगे। सोचें, जब आपने रीपे कर दिया, देखें लोन रीपेड, तो क्या कहेंगे, कर्जा कम हो गया कि बढ़ गया? हाँ जी, कर्जा कम हो गया। यस, मुझे रुलाना नहीं है, डिक्रीज, और इतने अच्छे वाले दिन में। अच्छा जी, उसके बाद कैश, कैश इज एन एसेट। अब बताइए, कैश के बैलेंस में इजाफा या कमी? कमी। हाँ, आपने कर्जा अदा किया तो आपका कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज। मुझे बताएं, आप किसी का कर्जा अदा करें तो क्या कहेंगे, वो आपको पैसे थोड़ी देगा, आपने तो उसको पेमेंट कर दी, पैसा गया आपका। रीपेड, आप दोबारा समझिए, लोन रीपेड इन कैश, कैश की सूरत में अपना कर्जा अपना अदा कर दिया। अकाउंटेंट बनकर सोचिए तो क्या लिखेंगी, बिजनेस में कर्जे की अमाउंट कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हो गया है। और कैश में इजाफा होगा कि कमी होगी? जब आपने कैश पे कर दिया, ये लिखा हुआ पेड, पेड देखें, पे कर दिया तो कैश तो कम हो गया ना। इस तरह से सोचना है, हार्ट अटैक ना करा दीजिएगा मुझे। लोन, लोन के बैलेंस में कमी होगी, लोन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बैलेंस में कमी हो तो क्या करते हैं? यस, डेबिट। एसेट के बैलेंस में कमी हो तो क्रेडिट। कितना कर्जा अदा किया आपने? 10,000। असल काम क्या है? हेड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी मूवमेंट को एनालाइज करना, बाकी काम तो आसान है जी। लोन रीपेड थ्रू चेक, हाँ जी हाजरा। आप बताइए, दो हेड्स, लोन एंड बैंक। आप बताइए, लोन के बैलेंस में इजाफा की कमी? यस। और बैंक के बैलेंस में इजाफा की कमी? शुक्र है, सही जवाब दे दिया। लोन इज लाइबिलिटी, बैंक इज एसेट। तो लोन के बैलेंस में यस कमी आ गई, डिक्रीज हो गया बैलेंस, पेमेंट की है तो कम हो गया। लोन के बैलेंस में कमी आई तो डेबिट, बैंक के बैलेंस में कमी आई तो क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? इट्स 20,000। ले जी, एक हेड रह गया हमारा, विच इज अदर इनकम्स। अब आज जाके इन सब हेड्स को दोबारा पढ़ना है, और साथ में आज का होमवर्क दूंगा MCQs में, 2 पहले दिए, 1-2 आज दोबारा दे दूंगा, वो जाके अटेम्प्ट करना आपने। अच्छा जी, इसके बाद आगे मूव करते हैं जी अदर इनकम्स पे। ले जी, ये आ गई आपकी अदर इनकम्स, लास्ट हेड ऑफ अकाउंट्स। 80% अकाउंटिंग, 85% अकाउंटिंग आ गई हमें। यही ट्रांजैक्शन जो हमने सीखी है ना, ये बार बार रिपीट होनी है, घिस पिट जानी है। इनको अच्छी तरह जो समझ लेगा उसकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। जिन बच्चों को ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ आ जाए, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। ये बेटा हमारा प्रोफेशन है और इसको समझना हमारी मजबूरी भी है, हमें लाजमी तौर पे इसको समझना। अगर इस सब्जेक्ट को हम समझे बगैर आगे चले गए तो समझ लें कि हम प्रोफेशन में वीक रह जाएंगे। तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, डेबिट क्रेडिट ठीक तरह से नहीं आएगा, तो हमारी परफॉर्मेंस लो रहेगी। तो लिहाजा आज भी आपका जो होमवर्क होगा ना, आपने दोबारा जाके इन सब 10 के 10 हेड्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ओके? और अगर आपको टीचर्स की बात पे यकीन है तो यकीन कर लीजिए, अगर आपको ये जो 10 हेड्स पिछले 3 दिन 4 दिन की एफर्ट है, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया तो इससे आगे इस सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट की बात करो, आसान हो जाएगा इन 4 लेक्चर से। अगर ये आपको समझ नहीं आएगा तो सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अदर इनकम्स क्या होती है? अदर इनकम्स इज हेड, कौन सा हेड है? क्रेडिट हेड ना, राइट। ये नीचे क्या है? सब हेड्स की एग्जांपल्स दी है, ये सब हेड्स हैं, राइट। रेंट रिसीव, अब देखिए एड स्किल्स का बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स को एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। कैफेटेरिया वाले से अगर हम रेंट रिसीव करें तो हमारा बिजनेस नहीं है।
ठीक है, अगर उनसे रेंट हमें मिल जाए तो ये हमारी अदर इनकम में आएगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव, अगर खुदा ना खास हम अपना पैसा बैंक में रख दें और बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट अदा करे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस इंटरेस्ट कमाना नहीं है, ये हमारे लिए अदर इनकम, बल्कि जबकि बैंक के लिए क्या होगा, उसके लिए तो रेवेन्यू है, जितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा उसके लिए रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं बैंक में पैसा रखाऊँ मेरे लिए अदर इनकम। अब देखिए मैंने अगर ये कैफेटेरिया वाले को रेंट पे दी है जगह तो मैं उससे रेंट रिसीव करता हूँ तो मेरे लिए तो अदर इनकम है। लेकिन अगर किसी प्लाजा में दुकानें रेंट पे दी जाएँ तो उसके लिए तो रेवेन्यू है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जो कोर एक्टिविटी से पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू, उसके अलावा भी से पैसा आएगा तो अदर इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, अब कैफेटेरिया वाला स्क्रैप खाली गत्ते बेचता है तो उसका तो ये कारोबार ही नहीं है, अदर इनकम। हम अगर टूटी कुर्सियाँ फर्नीचर बेचते हैं हमारा तो ये कारोबार ही नहीं है, अदर इनकम। लेकिन जो स्क्रैप वाले हैं वो जब ये चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे उनके लिए तो रेवेन्यू है, जो कबाड़िए नहीं होता है। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट, पुराना फ्रिज बेचा है, पुराना हमने वो बेचा है, एसी बेचा है, हमें लगता था वो एसी 10,000 रुपये का, बिक गया 15,000 रुपये का, तो वहाँ से 5,000 रुपये इनकम होगी, हमारा तो ये कारोबार ही नहीं है, अदर इनकम। तो ये सब हेड्स जो हैं ये अदर इनकम में आते हैं। चलें जी, पहली एग्जांपल रेंट रिसीव। अब देखिए साथ बिजनेस बताया, रेंट रिसीव बाय स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप का कारोबार क्या होगा, स्टेशनरी बेचना। फ्रॉम फोटोकॉपियर, उसने फोटोकॉपियर को बिठाया हुआ है, उससे रेंट रिसीव कर रहा है तो ये उसका कारोबार तो नहीं है ना जी। तो उससे जो रेंट रिसीव हो ये उसकी अदर इनकम में क्लासीफाई होगा। तो दो हेड्स आइडेंटिफाई कीजिए। गलत, अदर इनकम इज द हेड, अदर इनकम को सब हेड के नाम से रिकॉर्ड करना है। यस, तो सब हेड क्या होगा, रेंट रिसीव्ड। पूरी बात करेंगे क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था रेंट पेड या रेंट एक्सपेंस की रेंट इनकम है, रेंट इनकम। और दूसरा क्या है, कैश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट रिसीव या रेंट इनकम लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, रेंट इनकम। और दूसरा क्या है जी, कैश। रेंट इनकम क्या है, अदर इनकम, और कैश क्या है, एसेट। आप ज़रा सोच के बताइए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर मैं अकाउंटेंट हूँ मेरे पास अदर इनकम्स में इजाफा हुआ कि कमी, यस, उसके बैलेंस में इजाफा, इंक्रीज। मेरे कैश में इजाफा हुआ कि कमी, कैश भी मिला तो कैश के बैलेंस में भी क्या है, इजाफा, इंक्रीज। कितने अमाउंट का जी, अच्छा 10,000। अदर इनकम में इजाफा हो तो क्या होगा, अदर इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हेड है ना पुत्र, अदर इनकम इज क्रेडिट हेड, क्रेडिट हेड्स के बैलेंसेस में इजाफा हो तो क्रेडिट। कैश एसेट, एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट। कितनी अमाउंट है जी, 10,000। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा। कहते हैं जी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया, ABC कॉलेज। कॉलेज का काम तो इंटरेस्ट रिसीव करना ही होता है ना, कॉलेज का काम तो इंटरेस्ट रिसीव करना ही होता है ना, क्या काम होता है, फीस से रिसीव करना। तो अगर उनको इंटरेस्ट मिले तो ये इनका मेल सोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है, तो ये क्या है, अदर इनकम। अब दो हेड्स बताइए, यस, इंटरेस्ट इनकम एंड, यस, वेरी गुड, शाबाश, बैंक। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्या है, अदर इनकम। और बैंक क्या है आपके पास, इज योर एसेट। अब अगली बात क्या सोचनी होती है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, इनकम के बैलेंस में इजाफा हुआ कमी, वेरी गुड, इनकम में इजाफा हो गया। कैश में इजाफा, बैंक में इजाफा हुआ कमी, रिसीव हुए हैं पैसे आपको बैंक में, इंक्रीज, यस, इंक्रीज। अब बताइए अदर इनकम के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, 150,000। काश हमें भी इतने पैसे रिसीव हो जाए, कुछ ना करना पड़े जी। नेक्स्ट, स्क्रैप सोल्ड बाय कैफेटेरिया। कैफेटेरिया वाले ने गत्ते गुत्ते बेच दिए। कैफेटेरिया वाला काम, कैफेटेरिया वाला का तो काम ही गत्ते बेचना है ना, खाने पीने वाली चीज़ें बेचने का काम ही नहीं है उसका। तो कैफेटेरिया इज अ बिजनेस, लेकिन वो स्क्रैप सेल कर रहा है, तो स्क्रैप से जो पैसा आ रहा है वो क्या होगा, अदर इनकम।
कितने अमाउंट में, उसने नहीं लिखा, थ्रू, मैं लिख देता हूँ। अगर वो ना लिखा हो ना कि बैंक है कैश है, थ्रू कैश, तो कैश होता है। अब बताइए दो हेड्स, स्क्रैप इनकम होगी, स्क्रैप इनकम एंड कैश। कैश। यस, वेरी गुड। स्क्रैप इनकम which is other and cash is asset। जी, स्क्रैप इनकम रिसीव हुई, बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी, इंक्रीज। ठीक है जी, कैश के बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी, इजाफा। यस, अदर इनकम में इजाफा हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और कैश में इजाफा हो तो डेबिट। कितनी अमाउंट की अदर इनकम रिसीव हुई, 2000। ओके जी, अमाउंट इज 2000। ओके जी, वेट अ मिनट। मेरा ख्याल आपका टाइम खत्म हो गया, तो से हेड्स खत्म हो गए, तो से टाइम भी खत्म हो गया। होमवर्क भी दे दें आपको, तो पीछे जाएगा। तो दो दस। मुझे लगता है उन्होंने मेरी क्लास खत्म कर दी है। मुझे भी ये लगता है, बड़े टाइम पे नेट का इशू हुआ है। अच्छा जी, होमवर्क दिया अब आपको। ये तो दिखा दिया आपको। ये आ गया जी आपका होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 21। टू हेड्स, डेबिट फैमिली, क्रेडिट फैमिली। ये कॉपी किया मैंने इसको, और ये मैंने आपके इधर पेस्ट कर दिया आपका होमवर्क। कंट्रोल V, हत्ते अदब जी। अच्छा जी, बस कर दो, पता लग गया मैनू, जान लोगे अब क्या। ये लें जी 28, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये लें होमवर्क क्वेश्चन। अब आपने करना क्या, ये मिक्स ट्रांजैक्शन है, पहले रिवाइज करें, तमाम हेड्स को रिवाइज करें। अब उन तमाम हेड्स की ना यहाँ पे मिक्स ट्रांजैक्शंस हैं। पहले तो आपको कम सोचना पड़ता था, क्योंकि एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस पढ़ रहे हैं, एसेट है तो एसेट ही, एसेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आपकी 10 हेड्स की मिक्स ट्रांजैक्शंस हैं, वो आपने इनके साथ वही सलूक करना है जो हमने सब हेड्स के साथ अलग अलग किया। ऐसे आइडेंटिफाई करें, उनकी मूवमेंट को एनालाइज करें, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करें, दैट्स इट। ये आपका होमवर्क है, कुछ 10-15 ट्रांजेक्शन्स हैं। 2 मैं आपको MCQs के टेस्ट दूंगा, उससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये आप रजिस्टर पे लिख के करेंगे होमवर्क, और दूसरा जो है MCQs पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे वो सॉल्व होगा आपको नंबर शंबर मिल जाते हैं, सही सोल्यूशन भी तो मिल जाता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।